So now you'll discuss modal classification or classification of fiber optic communication or optical fibers on the basis of mode of propagation. तो एक होती है सिंगल मोड फाइबर, मोड इंपॉर्टेंट है, और एक होती है जिसे हम बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर। दोनों में अंतर क्या है ये आपको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा एक फाइबर के। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द कोर, ओके, और ये रही आपकी क्लैडिंग। कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वेव ट्रांसमिट हो जाती है। तो मान लीजिए सबसे आसान तरीका है, एक वेव गई और स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसमिट हो गई, ये लोअर ऑर्डर मोड हुआ, टकराया ही नहीं। एक तरीका है दैट अ वेव गोज लाइक दिस और फिर ट्रांसमिट हुई। दूसरा तरीका है, एक और तरीका कि यहाँ पे बहुत सारे वाइब्रेशंस हुए उसके बाद ट्रांसमिट हुई। तो जितने ज्यादा वाइब्रेशंस, जितनी ज्यादा स्ट्राइक करेगा वो आपकी कैविटी वॉल को या फिर फाइबर वॉल को, उतना हायर मोड कहलाएगा। सो दिस वाज अ लोअर मोड या लोअर ऑर्डर मोड एंड दिस इज अ हायर ऑर्डर मोड। This was also a higher order mode. तो अलग अलग एंगल्स पे आप लाइट इंसिडेंट कराइए और अलग अलग एंगल्स पे वो लाइट बाहर आएगी, तो एक बार में कई सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए लोअर मोड पे मैंने एक ग्रीन वाला सिग्नल भेज दिया, लोअर हायर मोड पे रेड वाला। रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट, रेड मीन्स यस और रेड मीन्स सम नंबर, ब्लू मीन्स सम नंबर, ग्रीन मीन्स सम नंबर। तो ऐसे भेज दिया हमने सारा सिग्नल, एक साथ भेजा था। तो जब एक से ज्यादा मोड ट्रेवर्स करें इनसाइड द फाइबर, वी कॉल दैट फाइबर एज मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, और जब केवल सिंगल मोड अलाउड हो, ओनली सिंगल मोड इज अलाउड टू पास थ्रू, वी कॉल दैट एज सिंगल मोड फाइबर। सो ओनली वन मोड अलाउड टू ट्रेवर्स। ठीक है, ओनली वन मोड अलाउड। वही मल्टी मोड में मोर देन वन मोड, मल्टीपल मोड्स आर अलाउड। ठीक है, मल्टी मोड फाइबर की जो रेडियस है ऑफ द कोर वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब एडवांटेजेस लिखते हैं। ऑफ मल्टी मोड फाइबर, सबसे पहला कि क्योंकि हमें ज्यादा मोड ट्रेवर्स कराने हैं तो ये कोर की रेडियस ज्यादा होती है, और कोर की रेडियस हाई होने की वजह से अलाइनमेंट ऑफ लाइट, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इतना छोटा सा पाइप देता हूं और कहता हूं कि यू हैव टू पुट अ नीडल इनसाइड इट, और एक बड़ा सा पाइप देता हूं एंड आई एम सेइंग दैट यू हैव टू पुट अ नीडल इनसाइड इट, तो इजी किस में रहेगा नीडल को पहुंचाना? बड़े पाइप से। सो व्हेन यू हैव अ ब्रॉड एंड, इट इज इजी टू कपल लाइट। टॉर्च से ये जो लाइट सिग्नल भेजना है उसे कपल करना इजी हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ द हायर और लार्ज कोर रेडियस, इट इज इजी टू लॉन्च ऑप्टिकल सिग्नल। इट इज इजी टू लॉन्च ऑप्टिकल सिग्नल्स, और हमें कोई ज्यादा डायरेक्शनैलिटी की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप सिंगल मोड फाइबर लेंगे तो उसमें अगर आप सिग्नल पहुंचाना चाहते हैं, यू विल हैव टू यूज लेजर।
वहीं मल्टीमोड फाइबर में यू कैन यूज एलईडीज। सो और एलईडी क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि रेडियस ज्यादा है, ज्यादा डायरेक्शनैलिटी हमें नहीं चाहिए, तो एलईडीज कैन बी यूज्ड। और एक एलईडी की कीमत एक लेजर के मुकाबले 10 गुना कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सस्ता तरीका है, ज्यादा इंफॉर्मेशन जा रही है। ज्यादातर जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है दैट इज डन थ्रू मल्टी मोड फाइबर। बस एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि इस मोड से कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो इंफॉर्मेशन गलत आ रही है, विच वी कैन नॉट अलाउ। फाइन। सो द disadvantage is intermodal crosstalks. या इंटरमोडल डिस्पर्जन भी हो सकता है। मोड खराब हो गए, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वेवफॉर्म चेंज हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। और अगर एक वेवफॉर्म दूसरे वेवफॉर्म से कोलैप्स कर गया, कोलाइड कर गया, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि क्या इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि इस लिखे हुए पेपर पर पानी फैल गया और ये सब इंक फैल गई, तो फिर समझ नहीं आएगा यहाँ लिखा क्या था। इट्स लाइक दिस। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड क्लासिफिकेशन या मॉडल क्लासिफिकेशन। Now we will discuss about some important topics like acceptance cone, acceptance angle, and the last thing is numerical aperture. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं acceptance angle से। Remember that the working of optical fiber depends totally on total internal reflection. So let's say, let me draw the core और इसके ऊपर है हमारे पास cladding. So this is the core and these two are the claddings. Fine. Now what we have to do is, let us suppose a light ray is incident on it at an angle theta a. This is incident at an angle theta a. उसके बाद it has traversed, थोड़ा सा refraction होने के बाद it has traversed, this is a normal, और ये जो एंगल है this is theta prime, theta dash. Okay, so let me just bring it closer. This angle is theta dash, और ये जो एंगल होगा उसे हम थीटा डबल डैश बोलेंगे. So this angle is theta double prime. Fine. बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था n0 जो एयर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. Fine. ये कहानी है. इस पॉइंट पे अगर हम देखें, then we will apply Snell's law. Snell's law क्या? That we have n0 sine of theta a should be equals to n1 sine of theta prime. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. फाइन. नाउ यू सी, अगर इस ज्योमेट्री से देखें तो ये थीटा एंगल जो है वो दरअसल 90 माइनस ये एंगल के बराबर है. दिस थीटा इज 90 माइनस दिस, तो ये टोटल हुआ 90, इसमें से ये हटा दीजिए, थीटा इसके बराबर है. तो आई कैन जस्ट रिप्लेस दैट इट इज इक्वल्स टू n1 साइन 90 माइनस थीटा डबल प्राइम. तो साइन थीटा प्राइम इज एक्चुअली इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा डबल प्राइम. और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो ये हुआ n1 कॉस थीटा डबल प्राइम.
फाइन, n1 cos theta double prime. Now if I say that this theta double prime is same as the critical angle, this theta double prime is same as the critical angle. same as the critical angle का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बट कि इस दिशा में, इन दिस डायरेक्शन द वेव मूव्स 90 डिग्री पे, which is the critical angle. So I say that theta double prime is nothing but equals to the critical angle. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ n1 cos theta c. तो n0 sin theta a is equals to n1 cos theta c आ गया. कोई एक थीटा a ऐसा एंगल जो इंसिडेंट अगर हम लोग ऑन द फाइबर ऑप्टिक की कोर करेंगे, then it will go at a 90 degree like this. This is very much possible. अब cos और sin की रिलेशन से what we can do is I can write that n0 sin theta a is equals to n1 under root of 1 minus sin square theta c. मैं ये लिख सकता हूँ cos theta is equals to 1 minus sin square theta का स्क्वायर रूट. Easy, because cos square theta plus sin square theta is 1, so I have used that. From Snell's law or from critical angle law, you know that I have this as n1, this as n2, so you must be knowing from Snell's law I have n1 sin theta c. तो ये जो एंगल इंसिडेंस हो रहा है इसे मैं थीटा सी बोल रहा हूँ. थीटा डबल प्राइम इज इक्वल्स टू थीटा सी इज इक्वल्स टू n2 जो हमारा रेयर मीडियम है n2 sin 90, क्योंकि ये 90 पर हुआ है. सो आई कैन सिंपली से दैट sin theta c इज इक्वल्स टू sin 90 की वैल्यू ही 1 n2 अपॉन n1. sin theta c इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 और ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है. दैट्स इट. तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई यहाँ से देखें, आई एम राइटिंग इट हियर. आई विल हैव n0 sin theta a is equals to n1 1 minus sin square theta c. तो sin theta is n2 upon n1, तो इसको लिख सकते हैं n2 square upon n1 square की पावर हाफ. फाइन. इसका मतलब what we have got is this, that n0 which is refractive index of air sin theta acceptance should be equals to n1 times 1 minus n2 upon n1 का होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ. ठीक है, ये इसके बराबर होगा. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट इज दिस. अब देखिए, क्योंकि ये जो n0 था दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर, so I can simply write that n0 equals to 1, which we usually take. So I got that sin theta a is equals to n1 1 minus n2 upon n1 का होल स्क्वायर का इन हाफ. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा Here it is there. एक ऐसा मिनिमम एंगल थीटा ए है जिससे ज्यादा अगर वैल्यू हो जाए तो यहां पर आप देखें, if theta a is more then theta prime will be more, if theta prime is more then 90 minus theta prime will be less, and this is the reason कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो एक पर्टिकुलर कोन बनता है. तो अभी हमने केवल एक दिशा में बनाया था, दूसरी दिशा इसकी ये भी पॉसिबल है. The same thing applicable over here also. So this is another theta a. Fine. तो ऐसे कोन सा बन जाता है.
तो इस कोन के अंदर जितनी भी रेज होंगी, जैसे मान लीजिए एक रे तो इस दिशा में आ रही है, दूसरी इस दिशा में आ सकती थी, इस दिशा में आ सकती थी, स्ट्रेट आ सकती थी, ऐसे जा सकती थी, ऐसे जा सकती थी, ये तो ट्रैवर्स हो जाएंगी क्योंकि इनके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर एक रे मोर देन द क्रिटिकल एंगल या मोर देन द एक्सेप्टेंस एंगल आई, देन दिस विल डाई आउट ऑन द वॉल्स ओनली, बाहर क्लैडिंग में ही रह जाएगी, ठीक है, और क्लैडिंग से लौट कर नहीं आएगी, तो ये प्रोपेगेट नहीं हो पाएगी। तो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंसिडेंट एंगल, we call that as acceptance angle, and only the input rays which are having angle within this acceptance limit will propagate and rest will not. Fine. So you have to now take care of this angle thing. We call this as acceptance angle. तो आपको ये explain करना होगा कि what is the acceptance angle and derive an expression for acceptance angle. तो आपको sin theta is equals to n1, so you can simply write that acceptance angle is given by sin inverse of n1 1 minus n2 upon n1 का whole square की power half. This is it. ठीक है, ये हुआ आपका एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल क्या है? इट इज द मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल सच दैट द लाइट कैन प्रोपेगेट ग्रेजिंग द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ग्रेजिंग द कोर क्लैडिंग इंटरफेस मतलब एक ऐसा मैक्सिमम एंगल मैंने लिया है जहां कम से कम इस एंगल पे तो लाइट जाएगी 90 डिग्री के एंगल। अगर उससे ज्यादा कर दूंगा तो लाइट विल नॉट गो एट 90 डिग्री, इट विल कम इनटू क्लैडिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। फाइन। एक लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल अपर्चर, वी विल डू दैट नाउ। So that is anyways very small topic. It is related to your acceptance angle only. Numerical aperture की definition है that how much light your fiber optic cable will gather. तो light gathering power of fiber. That is called as numerical aperture. और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखिए, its formula is numerical aperture is given by sin theta a. That's it. It is given by sin theta a. So this is not just the acceptance angle. This is a slightly different thing, and we actually denote it by under root of n1 square minus n2 square. Under root of n1 square minus n2 square. Fine. ये हुआ आपका लाइट गैदरिंग पावर ऑफ फाइबर या न्यूमेरिकल अपर्चर। तो वहीं अब अगर आप इफ यू लुक एट द एक्सेप्टेंस एंगल, it was, you see that in the acceptance angle we wrote it like that sine of theta will be equals to n1 1 minus n2 upon n1 का square की power half. I thought that we will write it in this way, so it will become n1, anyways it will be n1 square minus n2 square upon n1 square की power half. I call that as sin theta a. Sin theta a, exactly. So if you see that the n1 square will come out of it, so n1 square बाहर आके n1 बचेगा, cancel हो जाएगा, तो we will be left with just this only, that sin theta a is equals to n1 square minus n2 square की power half. Fine. And this is what numerical aperture is. Power half is the square root. So in fact the sign of the acceptance angle is the numerical aperture.
और अगर आपको पावर निकालनी है कि कितनी लाइट एमिट होगी, यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ इट. फाइन. सो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ये आया कब? जब आपके पास थी स्टेप इंडेक्स फाइबर. और अगर आपके पास मान लीजिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो फॉर दिस वन इज फॉर स्टेप इंडेक्स. फॉर ग्रिन फाइबर, for graded index we write that numerical aperture is equals to under root of n, which is function of r का square, minus n2 square. n2 is of the maximum of cladding and nr varies for core. So what you can do is simply एक तरीका है इस चीज को रिप्रेजेंट करने का, दैट यू कैन राइट n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू डेल्टा. ठीक है, हम लिख रहे हैं अपनी तरफ से n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, और n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 2n. इसको हम लिखते हैं डेल्टा n. लेट्स से नॉट जस्ट डेल्टा, डेल्टा n, इसको हम लिख रहे हैं 2n फॉर सेक. मान लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. यू टेक दिस and you take this one, you multiply the two, you will get a plus b, a minus b is equals to a1 square minus a2 square. ये हो जाएगा 2n डेल्टा n. तो यहां से भी लिख सकते हैं that actually numerical aperture which is nothing but equals to sine of theta acceptance is nothing but equals to 2n delta n. क्या ठीक है? नहीं, इसकी पावर हाफ. 2n delta n की पावर हाफ. जो डेल्टा एन है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द सम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, गिवन लाइक दिस 2n. तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं दैट n is nothing but equals to nearly the average of 2. n is n1 plus n2 by 2 and delta n is the difference between 2. बस इतनी सी चीज है. ठीक है, तो दरअसल जो पावर निकालेंगे आप वो न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर होगी. तो यू जस्ट राइट द लास्ट पार्टिंग स्टेटमेंट दैट व्हेन अ लाइट इज एमिटेड, when light is emitted from a diffuse source, when light is emitted from a diffuse source, और हम कपल करना चाहते हैं उसे in our fiber, this source is situated near fiber axis, near end face of fiber, then only a fraction जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर के स्क्वायर के बराबर होती है ऑफ टोटल अमाउंट कैन बी कलेक्टेड बाय फाइबर. तात्पर्य, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फाइबर की कोर है एंड दिस इज द क्लैडिंग. ओके, और यहां हमने एक लाइट बल्ब जला दिया है. ओके, दिस इज ग्लोइंग. और ये बल्ब हर दिशा में रोशनी दे रहा है. यहां भी, 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 हर दिशा में रोशनी दे रहा है. लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल जिसे हम थीटा एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं, अगर लाइट उसके अंदर अंदर आती है तो वो मोड प्रोपेगेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर है. अपर्चर का मतलब होता है कोई छोटी सी ओपनिंग जिससे लाइट पास हो जाए, है ना. तो न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर ये डिसाइड करता है कि कितना पोर्शन या कितना फ्रैक्शन ऑफ द लाइट विच वी हैव इंसर्टेड will actually pass or will actually be collected. That's it.
it completes your discussion on optical fiber. Let's do a quick sort of revision. So the very first thing we did was we tried to build up an understanding of how optical fiber communication is useful. So let me just flip the pages कि आज हमने कितना सीखा. We have done कि optical fiber क्या होती है और कैसे optical fiber को use किया जाता है. We did the basic structure in which we have core, cladding and primary structure for protection. Then the basic principle of optical fiber communication is total internal reflection, जहाँ हमने critical angle क्या होता है ये पढ़ा. इसके बाद critical angle की वजह से how the wave is guided or the light ray is guided. That's why the optical fiber also got its name, which is called as light guide. Then we do a few classifications which were based on refractive index, जिसमें हमने तीन पार्ट पढ़े, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, वेज इंडेक्स. स्टेप इंडेक्स में we had constant refractive index for core, cladding and air, whereas for graded index we don't have a constant refractive index, rather there is a curvy profile. इसकी equations हमने देखी. फिर आता है वेज इंडेक्स. इसमें the cladding itself has two different type of refractive index materials quoted as like this. Fine. So this was a classification based on the optical communication requirements. Then based on how different modes are transmitted. So I told you that a single ray of light can travel in various different ways. If it goes straight, it is a lower mode. If it takes many ups and downs, it is a higher order mode. In a multi-mode fiber, many such higher order modes are allowed, whereas in a single mode fiber, only one mode is allowed. There are advantages of multi-mode fiber over single mode fiber, that we have core which is slightly thick, और ज़्यादा thick होने की वजह से पहली चीज़ तो easy हो जाएगा ऑप्टिकल पावर को लॉन्च करना है, ऑप्टिकल सिग्नल को लॉन्च करना. और दूसरी चीज़, we don't have to be very directional. If even if you are having LEDs, we can do that. Whereas single mode fiber में हमेशा lasers की जरूरत पड़ती है. उसके बाद टॉपिक आया एक्सेप्टेंस एंगल का. तो एक पर्टिकुलर एंगल का कोन ऐसा है जिसके अंदर अगर आपकी इंसिडेंस एंगल रहती है तो आपकी जो वेव है वो ट्रांसमिट होगी, अदरवाइज ये क्लैडिंग के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और खत्म हो जाएगी. So we derive an expression for that, and lastly we did numerical aperture, which is the light gathering power of fiber. That is it about the course, and I think this finishes your course. All the very best for your exams.